Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. Students, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एरर और इसके टाइप्स को। तो पहले हम एरर को डिफ़ाइन करेंगे कि एरर हमारे पास होता क्या है, फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और फिर इसके टाइप्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हेडिंग लगा ले एरर, कि एरर असल में होता क्या है। एरर की अगर हम बात करें तो एरर का मतलब असल में एक डाउट हो सकता है, या अगर डिफिनीशन की तरफ हम बढ़े तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एरर। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, जिस कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि उस कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी जो टोटल हाइट है, लेट्स सपोज वो 150 सेंटीमीटर है। कितनी है? 150 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई इसकी एक्चुअल वैल्यू। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे को उठाया और उससे मैंने कहा कि आओ बेटा इसकी जो हाइट है वो ज़रा फाइंड आउट करें। जब उसने मेजरमेंट किया तो उसने जो मुझे रिजल्ट दिया, फॉर एग्जांपल वो था 149 सेंटीमीटर। कितना था? 149 सेंटीमीटर। तो अभी एक्चुअल इसकी जो वैल्यू जो कंपनी वालों ने मुझे बताई थी वो 150 सेंटीमीटर की थी, और जब इस छोटे बच्चे ने इसको जो मेजर किया तो वहाँ पर जो रिजल्ट आया वो हमारे पास कितना था? 149 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है, यही जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एरर। अच्छा, मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो यहाँ पर लेके इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, तो उसके लिए मैंने ए वी लिखा, माइनस मेजर्ड वैल्यू, और एब्सोल्यूट के दरमियान में मैंने उसको जो है वो लिखा। अभी मैंने एब्सोल्यूट का इस्तेमाल क्यों किया तो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ज़रा हेडिंग लगा ले एक्सप्लेनेशन, तो इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन, इसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यही एक्चुअल वैल्यू है जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताई, लेट सपोज वो है 150 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अभी क्या हुआ, मैंने दो स्टूडेंट्स को उठाया और उनसे मैंने ये मेजरमेंट करवाया। तो एक स्टूडेंट ने मुझे रिजल्ट दिया, मेजर्ड वैल्यू नंबर 1 लेट से, वो हमारे पास आ गया 149 सेंटीमीटर। दूसरा जो स्टूडेंट था उसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट थी, जो मेजर्ड वैल्यू थी, लेट से वो हमारे पास थी 151 सेंटीमीटर। बात को ज़रा अंडरस्टैंड करें। एक ने मुझे रिजल्ट दिया 149 सेंटीमीटर और दूसरे ने मुझे 151 सेंटीमीटर का रिजल्ट दिया। अभी हम इस तरह करेंगे कि इस वाले केस में मैं एरर मालूम करूंगा और फिर मैं इस वाले केस में जो है वो एरर मालूम करूंगा। तो एरर नंबर 1 मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू विच इज़ 150 सेंटीमीटर माइनस मेजर्ड वैल्यू विच इज़ 149 सेंटीमीटर। तो एरर नंबर 1 मेरे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? अभी देखते हैं एरर नंबर 2 को। तो एरर नंबर 2, एक्चुअल वैल्यू वही 150 सेंटीमीटर की है और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास जो है वो इस केस में 151 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर जो एरर हमारे पास आएगा दैट विल बी -1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो पहले वाले केस में जो एरर आ गया वो हमारे पास +1 सेंटीमीटर है, और इस वाले केस में जो एरर आ गया तो वो हमारे पास कितना है? वो है -1 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि बेटा ज़रा मुझे ये बताएं कि ये सारे प्रोसीजर में जो टोटल एरर है वो कितना होगा, तो टोटल एरर के लिए आप लोग इस तरह करोगे कि इस वाले एरर को ऐड करोगे इस वाले एरर के साथ। तो अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये +1 सेंटीमीटर है और ये -1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि कोई एरर तो हुआ ही नहीं है, टोटल एरर तो हमारे पास 0 आ गया। तो क्या बेटा ये अलाउड है? क्या एक एरर जो है वो दूसरे एरर को ख़त्म कर सकती है? अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोग इस तरह करते हो कि आप लोग किसी से झूठ बोलते हो,
तो हमें पता है झूठ बोलने पे हमें गुनाह मिलती है, गुनाह होता है, ठीक है। तो आपने एक बार झूठ बोला, उससे आप लोगों को गुनाह मिली। अगर आप लोग दोबारा झूठ बोलोगे तो आप लोगों को मज़ीद गुनाह मिलेगी या पहली वाली भी कैंसिल हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है मज़ीद आप लोग जो है वो गुनाहगार हो जाओगे। तो इसी तरह से अगर इस बंदे ने गलती की है और इस बंदे ने भी गलती की है, तो ये दोनों गलतियाँ, एरर्स एक दूसरे के को कैंसिल तो नहीं कर सकती ना, इनको तो ऐड होना चाहिए। क्लियर है? तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट का इस्तेमाल किया। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? तो आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हो, जब भी कोई वैल्यू हम एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो अगर वो पॉजिटिव है तब भी रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव है तब भी वो हमें क्या होगी, वो पॉजिटिव मिलेगी। तो एरर नंबर 2 भी असल में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास +1 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमें दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो पता चली। एक तो ये है कि एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कैंसिल नहीं कर सकती, एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कैंसिल नहीं कर सकती। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ये पता चली कि अगर किसी एरर के साथ माइनस आता है, अगर किसी एरर के साथ माइनस आता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये असल में एक्चुअल वैल्यू से भी ज़्यादा आई है। बात समझ में आ गई? अगर किसी एरर के साथ माइनस का साइन आता है तो इसका असल में मतलब ये होगा कि जो मेजर्ड वैल्यू आपने ली है ये असल में एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज कर गई है, ये उससे ज़्यादा आई है, इस वजह से आपके पास जो है वो माइनस का साइन आया है। अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव वाले केस को ज़रा देखें, मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के निस्बत में कम है। तो अगर एरर के साथ प्लस का साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल के मुकाबले में कम है। अगर माइनस का साइन आ जाए तब उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो मेजर वैल्यू है ये असल में एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज कर गई है। क्लियर है? तो इससे हमें जो 2-3 बातें पता चली वो हम यहाँ पर लिखते हैं। एक तो ये है कि एरर जो है ये असल में एरर इज एक्चुअली द डिफरेंस, error is actually the difference between actual value and measured value। AB का मतलब है actual value and MV का मतलब है measured value। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, an error cannot cancel the other error। एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कैंसिल या मिनिमाइज या कम नहीं कर सकती। क्लियर है? If the error is positive, अगर आप लोगों से कहा जाए कि हमारे पास एरर जो है वो पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होगा, then it means that the measured value is less than the actual value। क्लियर है? is less than the actual value। अगर एरर के साथ प्लस का साइन लगा हो, जिस तरह आप लोग वर्नियर कैलिपर में 0 एरर पढ़ते हो, प्लस होता है, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल के मुकाबले में कम है देन द एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट, इफ द एरर इज नेगेटिव then it means that the measured value is greater than the actual value। बात समझ में आ गई? जो मैंने डिस्कशन की तो उसका मैंने यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखा। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर की तरफ। टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर के हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं जो आपके कोर्स में है। एक हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। कौन सा है? सिस्टमैटिक एरर। और दूसरा हमारे पास है रैंडम एरर। लेकिन ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसको फर्दर हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। सो 1A आ जाएगा पर्सनल एरर,
और 1B हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो अभी हम इनको डिफाइन करेंगे कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, फिर उसके अंदर पर्सनल एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब होता है, इसी तरह से रैंडम एरर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले, नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर। तो बेटा जरा इस नाम को देखिए, सिस्टमैटिक एरर, एक ऐसा एरर जो कि सिस्टम की वजह से अकर हुआ हो। तो एरर तो जाहिर सी बात है, जब हम कोई रीडिंग लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस दौरान एरर आएगा। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो वहाँ पर जो सिस्टम होता है उसके अंदर एक तो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, और दूसरी चीज़ वहाँ पर जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट्स होती है। क्लियर है? तो इस वजह से सिस्टमैटिक एरर को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं पर्सनल एरर और दूसरे को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो पहले इसकी तरफ हम लिखते हैं सिस्टमैटिक एरर which occurs due to the system, जो कि सिस्टम की वजह से जो है वो अकर होती है। तो फिर इसके बाद लिखे द सिस्टम consist of या contains of the experimenter, और एक्सपेरिमेंटर हमारे पास असल में एक पर्सन होगा ना, एंड apparatus, और apparatus असल में हमारे पास क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो जो सिस्टम होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और दूसरे जो उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो इसी बेस पर सिस्टमैटिक एरर को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है पर्सनल एरर और दूसरा हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा, पर्सनल एरर 1B 1A पर्सनल एरर। अभी पर्सनल एरर हमारे पास कौन सा वाला होगा, तो जाहिर सी बात है which occurs due to the experimenter या due to the person। ठीक है, तो it occurs due to the person। अब पर्सन की वजह से ये गलती किस तरह आती है, तो ज़रा देखिए, पर्सनल एरर जो है मैंने आप लोगों को बताया, जो एक्सपेरिमेंटर है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। अभी पर्सनल एरर की मेन काजेज हमारे पास क्या हो सकती हैं, तो जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके अंदर किसी किस्म का फिजिकल डिफेक्ट होगा, या तो जो है उसकी नज़र सही नहीं होगी, ठीक है, या जो हमारे पास है उसकी दिमागी हालत सही नहीं होगी, या उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। कोई भी हमारे पास एक इशू हो सकती है, लेकिन जितनी भी इश्यूज होंगे वो रिलेटेड टू द पर्सन होंगे। क्लियर है? तो पर्सनल एरर का मतलब ये है कि पर्सन की वजह से जो एरर आता है तो उसके अंदर कोई फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है, कोई हमारे पास फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसी तरह से लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज हो सकता है। क्लियर है? एटसेट्रा, कोई भी इस तरह की एक रीज़न हो सकती है जो कि उसी पर्सन से रिलेटेड हो। क्लियर है? अच्छा, इसको हम मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान सी बात है मेरे ख्याल में। पर्सनल एरर को अगर हमने मिनिमाइज करना हो तो उस बंदे को उठा के दूसरी किसी एक्सपर्ट और सही बंदे को एक्सपेरिमेंट के लिए लगा दो, तो उसकी वजह से पर्सनल एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, सेकंड जो है दैट इज 1B इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर 1B इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सा होता है, तो ये भी एक सिस्टमैटिक एरर है और ये अकर होता है, इट अकर्स ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं लिखूंगा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट्स खराब होते हैं उनकी वजह से जो एरर आता है, ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स।
अभी ये फॉल्ट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये फॉल्ट्स हमारे पास या तो ज़ीरो एरर हो सकता है, आप लोग इसको जानते हो, क्लास 9th में आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो एरर को फाइंड आउट किया हुआ है। या हमारे पास जो है वो पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, पुअर कैलिब्रेशन। अभी ये पुअर कैलिब्रेशन क्या होता है? तो बेटा पुअर कैलिब्रेशन का एक बहुत ही आसान मतलब है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक मीटर रॉड, इसको ज़रा समझे, यहाँ पर ये हमारे पास है 0 सेंटीमीटर। अब ये लेट सपोज मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, लेट सपोज, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो है वो 10 डिवीजन्स है मिलीमीटर के। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ पुअर कैलिब्रेशन की हम बात करें ना, तो ये 1 मिलीमीटर हो गया, ये 2 मिलीमीटर हो गया। अभी जो 3 मिलीमीटर है तो इसके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो छोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 मिलीमीटर का स्पेस, ये 1 मिलीमीटर का स्पेस, और यहाँ पर 1 मिलीमीटर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस को छोड़ा गया है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट मिलीमीटर नॉर्मल है, फिर इस वाले को देखिए, यहाँ पर स्पेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग लेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एरर आएगा, और ऐसे एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इस चीज़ को हम कहते हैं पुअर कैलिब्रेशन, पुअर स्केलिंग। कैलिब्रेशन का मतलब होता है स्केल को ड्रा करना, पुअर का मतलब है ख़राब स्केल को ड्रा करना। तो इसमें जो है वो ख़राब स्केल को ड्रा किया गया है। अच्छा नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ रैंडम एरर। अच्छा इसको आप लोगों ने किस तरह से मिनिमाइज़ करना होगा? तो इंस्ट्रूमेंट को तब्दील करें, सही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, तो उसकी वजह से जो है आप लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर को कम कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट जो है सेकंड दैट इज़ रैंडम एरर। अच्छा रैंडम एरर का क्या मतलब होता है? इसको हम एक्सीडेंटल एरर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, एक्सीडेंटल एरर। अच्छा ये किस वजह से अकर होता है? इट अकर्स ड्यू टू सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट में अगर कोई सडन चेंजेस आती हो तो उसकी वजह से जो एरर काज होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। जिसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हो सकती है? फॉर एग्जांपल तेज़ हवा चलती है, अगर आप लोगों ने किसी पेंडुलम आप लोगों ने लटकाया हुआ है और उसका आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मालूम करना हो, और ऊपर से जो है वो तेज़ हवा शुरू हो जाए तो उसकी वजह से उसकी एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, क्लियर है। तो इस वजह से हमारे पास एरर काज हो सकता है। अगर हमारे पास इंक्रीज इन वोल्टेज आ जाए, इंक्रीज इन वोल्टेज आ जाए, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है नॉर्मली, लेकिन लेट सपोज अगर किसी तरह से वोल्टेज में इजाफा हो जाए तो उस वजह से भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग में गलती आएगी तो उसको हम कहेंगे रैंडम एरर। इसी तरह से और भी बहुत सारे काजेज जो है सडन चेंजेस वो हो सकते हैं एटसेट्रा। इसको हम किस तरह से मिनिमाइज़ करेंगे? तो इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका बेटा ये होगा, इसको और साथ में जो मैंने और टाइप्स पढ़ाए, ये किसी भी किस्म के एरर को मिनिमाइज़ करने का तरीका है कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो है 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम रीडिंग्स ले ले और फिर उसका एवरेज निकाल ले, तो इसकी वजह से जो एरर है वो हमारे पास मिनिमाइज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एरर और इसके टाइप्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी को, और उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अनसर्टेनिटी और एरर में मेन जो डिफरेंस है वो असल में क्या है। अनसर्टेनिटी टॉपिक जो है वो आपके इस चैप्टर का थोड़ा सा एक मुश्किल सा टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल के साथ और आसानी के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।